नमस्कार। देखिए, दर्शन की दुनिया में ना कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी पूरी सोच को ही हिला देते हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा ही एक बड़ा धमाका था इमैनुअल कांट का विचार, उनकी वो कॉपरनिकन क्रांति। मतलब ये सोचना कि ज्ञान दुनिया के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि दुनिया हमारे जानने के तरीके के हिसाब से ढलती है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात थी उस समय। बिल्कुल। और ये थे 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट, जिनका जीवन काल 1724 से 1804 तक रहा। उन्होंने ज्ञान, नैतिकता, यथार्थ, इन सब बड़े और बुनियादी सवालों से कह सकते हैं सीधी टक्कर ली। हाँ, और दिलचस्प बात यह भी है कि उन्हें इस टक्कर के लिए उकसाया एक और महान दार्शनिक ने, डेविड ह्यूम। सही कहा। ह्यूम का जो संदेहवाद था, खासकर कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट को लेकर उनके जो सवाल थे, उन्होंने कांट को उनकी, जिसे वो कहते थे, हठधर्मी नींद, डॉगमेटिक स्लंबर से जगा दिया। अच्छा, उनको लगा कि भाई ये जो सदियों से तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स चली आ रही है, उस पे गहराई से सोचने की, उसको दोबारा से जांचने की जरूरत है। और देखिए, यही आज हमारी इस चर्चा का कह सकते हैं मिशन है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम कांट के विचारों की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। खास तौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे वो दो बड़े खेमे थे ना, बुद्धिवाद जो कहता था ज्ञान तर्क से आता है, और अनुभववाद जो कहता है ज्ञान अनुभव से आता है, उनके बीच एक पुल बनाने की कोशिश की है। हाँ, और इस कोशिश में उन्होंने ये भी बताया कि भाई इंसान का ज्ञान कहाँ तक जा सकता है, उसकी सीमाएं क्या हैं। बिल्कुल। और इस सफर में हम कुछ बहुत जरूरी पड़ावों पर रुकेंगे, बात करेंगे सिंथेटिक आ प्रायोरी निर्णयों की। हाँ, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा मजेदार। हाँ, समझेंगे कि ये क्या बला है और क्यों जरूरी है, और वो फेनोमेना बनाम नूमेना कि जो दुनिया हमें दिखती है और जो शायद उसके परे है, उनमें क्या फर्क है। और हाँ, उनकी नैतिकता की जो बुनियाद है, निरपवाद आज्ञा या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। बिल्कुल, उसको भी खंगालेंगे। ये सब मिलकर ही कांट के उस विशाल दार्शनिक सिस्टम की तस्वीर बनाते हैं, जिसे हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं कांट के उस बड़े प्रोजेक्ट से। उनके जीवन काल में, जैसा आपने बताया, उन्होंने कई अहम किताबें लिखी। 3 सबसे मशहूर हैं उनकी क्रिटिक्स। हाँ, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन यानी शुद्ध तर्क की मीमांसा, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन यानी व्यावहारिक तर्क की मीमांसा, और क्रिटिक ऑफ जजमेंट यानी निर्णय की मीमांसा। और ये नाम ही बताते हैं कि वो तर्क, नैतिकता और सौंदर्य या निर्णय की गहराइयों में उतर रहे थे। बिल्कुल। और इन तीनों किताबों के मूल में असल में 3 बुनियादी सवाल हैं। ऐसे सवाल जो शायद हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। कौन से सवाल? पहला, मैं क्या जान सकता हूँ? What can I know? ये ज्ञान का सवाल है, ज्ञान की सीमाओं का। इसका जवाब मिलता है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में। ठीक है। दूसरा, मुझे क्या करना चाहिए? ये नैतिकता का सवाल है, जिससे क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन में एड्रेस किया गया है। और तीसरा, मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? ये थोड़ा धर्म, आस्था और जीवन के अंतिम उद्देश्य से जुड़ा सवाल है, जिसकी झलक क्रिटिक ऑफ जजमेंट में मिलती है। अच्छा, तो पहले सवाल पर आते हैं, मैं क्या जान सकता हूँ। कांट से पहले, जैसा आपने बताया, 2 मुख्य खेमे थे। एक तरफ थे बुद्धिवादी, रैशनलिस्ट्स, देकार्त, लाइबनिस जैसे लोग। हाँ, उनका मानना था कि असली पक्का ज्ञान जो है वो तर्क से आता है, और हमारे अंदर कुछ जन्मजात विचार, इनेट आइडियाज होते हैं। जैसे गणित के सच, 2 + 2 = 4, ये जानने के लिए दुनिया में देखने की जरूरत नहीं, ये हम सिर्फ सोच कर जान सकते हैं। इसे वो अप्रायोरी ज्ञान कहते थे, अनुभव से पहले का। और दूसरी तरफ थे अनुभववादी, एम्पेरिसिस्ट्स, जॉन लॉक, बर्कले और खास तौर पर ह्यूम। हाँ, इनका कहना था कि नहीं जी, दिमाग तो जन्म के समय एक कोरी स्लेट, टैब्यूला रासा जैसा होता है, सब कुछ अनुभव से ही आता है, हमारी इंद्रियों से, कोई जन्मजात विचार नहीं होते। और ह्यूम तो और आगे गए थे। हाँ, ह्यूम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो हम कारण कार्य का रिश्ता देखते हैं ना, कि ए हुआ तो बी होगा, ये भी बस हमारी आदत है, कोई पक्का नियम नहीं। और आत्मा जैसी चीज का तो कोई अनुभव होता ही नहीं, तो उसका ज्ञान कैसे हो सकता है? यहीं पर कांट की एंट्री होती है। वो एक तरह से रेफरी बनकर आते हैं और कहते हैं, भाई रुको, तुम दोनों ही थोड़े सही हो
और थोड़े गलत भी। बिल्कुल। उन्होंने एक नया रास्ता निकाला जिसे आलोचनात्मक दर्शन, क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं। उन्होंने माना, हाँ भाई, अनुभववादी सही कह रहे हैं, ज्ञान की शुरुआत तो अनुभव से ही होती है। बिना देखे सुने छुए हमें दुनिया का कुछ पता नहीं चलता। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ कच्चा अनुभव मतलब रॉ सेंसेशंस काफी नहीं है। बुद्धिवादी यहाँ सही थे कि उस अनुभव को समझने लायक बनाने के लिए हमारे दिमाग में पहले से कुछ ढांचे, कुछ औजार होने चाहिए। मतलब दिमाग सिर्फ जानकारी लेता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक पैसिव रिसीवर नहीं है। दिमाग सक्रिय रूप से उस जानकारी को ऑर्गेनाइज करता है, उसे समझता है, और यहीं पर उनकी वो मशहूर लाइन आती है। हाँ, अवधारणाओं के बिना प्रत्यक्ष ज्ञान अंधा है, प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना अवधारणाएं खाली हैं। बिल्कुल। मतलब समझाइए जरा। मतलब सिर्फ इंद्रियों से जानकारी मिलना वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, वो काफी नहीं। वो तो बस शोरगुल होगा, अंधा होगा, अगर हमारे पास उसे समझने के लिए दिमागी खांचे मतलब अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स ना हो। और दूसरी तरफ सिर्फ दिमागी खांचे होना भी बेकार हैं। वो खोखले और खाली रहेंगे अगर उनमें भरने के लिए अनुभव से मिली जानकारी, परसेप्ट्स ना हो। दोनों का मिलना जरूरी है ज्ञान के लिए। बहुत अच्छे से समझाया। ये क्रांतिकारी विचार था कि हमारा मन ज्ञान के निर्माण में एक सक्रिय, एक्टिव भागीदार है। और इसी सक्रिय भूमिका को और समझाने के लिए कांट एक और कमाल की चीज सामने लाते हैं, सिंथेटिक ए प्रायोरी निर्णय। सिंथेटिक ए प्रियोरी? हाँ, ये नाम थोड़ा डराता है। सिंथेटिक ए प्रियोरी है ना? पर इसे तोड़कर समझते हैं। देखिए, पहले दार्शनिक मानते थे कि निर्णय या कथन दो तरह के होते हैं। एक विश्लेषणात्मक, एनालिटिक। इसमें वाक्य का जो दूसरा हिस्सा होता है ना, प्रेडिकेट, वो पहले हिस्से सब्जेक्ट की परिभाषा में ही छुपा होता है। जैसे सभी कुमारे अविवाहित हैं। इसमें अविवाहित होना तो कुमारे की परिभाषा का ही हिस्सा है, कुछ नया नहीं पता चला। सही। दूसरी तरह के वाक्य थे संश्लेषणात्मक, सिंथेटिक। इसमें दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के बारे में कोई नई जानकारी देता है जो हमें अनुभव से मिलती है। जैसे गुलाब लाल है। अब लाल होना गुलाब की परिभाषा में नहीं है, ये हमने देखकर जाना। ठीक है, ये दो तरह के वाक्य हो गए। और ज्ञान के स्रोत? वो भी दो माने जाते थे। एक ए प्रायोरी, जो अनुभव से पहले का जरूरी और सार्वभौमिक ज्ञान हो, जैसे 2 + 2 = 4। और दूसरा ए पोस्टीरियरी, जो अनुभव के बाद मिले, जो बदल भी सकता है, जैसे आज धूप निकली है। तो कांट ने इसमें नया क्या जोड़ा? कांट ने कहा, रुको, एक तीसरी कैटेगरी भी है जो इन दोनों का मिश्रण है, सिंथेटिक ए प्रायोरी। ये निर्णय सिंथेटिक हैं, मतलब नई जानकारी देते हैं, सिर्फ परिभाषा नहीं दोहराते। अच्छा। और ये ए प्रायोरी भी हैं, मतलब अनुभव पर निर्भर नहीं है, बल्कि जरूरी है, हमेशा सच है, सार्वभौमिक है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण? हाँ, सबसे क्लासिक उदाहरण है गणित का। जैसे 7 + 5 = 12। कांट ने कहा कि 12 का विचार न तो 7 में छुपा है, न 5 में, न ही जोड़ने के विचार में। आपको सच में 7 और 5 को जोड़ने का एक मानसिक काम करना पड़ता है, तब जाके 12 आता है। तो ये नई जानकारी है, इसलिए ये सिंथेटिक है। ठीक है, ये तो सिंथेटिक हुआ, पर ए प्रायोरी कैसे? क्या 7 + 5 = 12 जानने के लिए आपको दुनिया में 7 सेब और 5 संतरे इकट्ठे करके गिनने पड़ते हैं? नहीं, ये एक जरूरी सच्चाई है जो हमेशा हर जगह लागू होती है, अनुभव पर निर्भर नहीं। इसलिए ये ए प्रायोरी है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और एक और उदाहरण आपने पहले बताया था, हर घटना का एक कारण होता है, ये भी? हाँ, कांट का तर्क था कि ये नियम हमने सिर्फ बार बार चीजों को होते देखकर नहीं सीखा, जैसा ह्यूम सोचते थे। ये नियम हमारे दिमाग का एक बुनियादी औजार है, एक ढांचा है, जिसके बिना हम दुनिया को समझ ही नहीं सकते। हम दुनिया पर कारण कार्य का ढांचा लागू करते हैं ताकि अनुभव हमारे लिए मीनिंगफुल बने। तो ये भी सिंथेटिक है, क्योंकि कारण का विचार घटना के विचार में छुपा नहीं है। बिल्कुल, और ये ए प्रायोरी है, क्योंकि ये अनुभव को संभव बनाने वाली शर्त है, न कि अनुभव से निकला हुआ कोई निष्कर्ष। तो इन सिंथेटिक ए प्रायोरी निर्णयों से कांट क्या साबित करना चाह रहे थे? मतलब उनका मकसद क्या था? वो ये साबित करना चाह रहे थे कि गणित और भौतिकी जैसे विज्ञान कैसे हमें दुनिया के बारे में पक्का, निश्चित और सार्वभौमिक ज्ञान दे सकते हैं।
ये ज्ञान न तो सिर्फ परिभाषाओं का खेल है, एनालिटिक नहीं है, और ना ही सिर्फ अस्थायी मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस पर आधारित है, ए पोस्टीरियोरी नहीं है। अच्छा। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारा दिमाग खुद कुछ बुनियादी संरचनाएं दुनिया पर लागू करता है। हालांकि ये भी कहना जरूरी है कि बाद में कुछ दार्शनिकों ने, जैसे तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने, इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि नहीं, गणितीय सत्य तो विश्लेषणात्मक ही होते हैं और कारण कार्य जैसे सिद्धांत अनुभवजन्य परिकल्पनाएं हैं। खैर, तो ये जो दिमाग की संरचनाएं हैं जिनकी बात आप कर रही हैं, जिनके द्वारा दिमाग अनुभव को ऑर्गेनाइज करता है, ये क्या है? कांट ने इनके बारे में और क्या बताया? हाँ, कांट ने दो मुख्य तरह की संरचनाओं की बात की। पहली है अनुभव के सहज रूप, फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, और ये है स्थान, स्पेस, और समय, टाइम। स्थान और समय, ये तो बाहरी दुनिया में होते हैं ना? यही कांट का बड़ा मोड़ आता है। उन्होंने कहा नहीं, स्थान और समय कोई बाहरी चीजें नहीं हैं जो दुनिया में मौजूद हों, और ना ही ये सिर्फ अनुभव से सीखे गए विचार हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग के वो बुनियादी चश्मे हैं, वो फ्रेमवर्क हैं जिनके बिना हम कुछ भी अनुभव कर ही नहीं सकते। मतलब हर चीज, हर अनुभव हमें स्थान और समय में ही महसूस होता है। हम इनके बिना किसी अनुभव की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये अनुभव होने के लिए जरूरी प्री कंडीशंस हैं। अरे, मतलब स्पेस और टाइम बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे देखने का, हमारे अनुभव करने का तरीका है। ये तो सच में वो कोपरनिकन क्रांति वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये पहली तरह की संरचना हुई। और दूसरी तरह की संरचनाएं हैं समझ की श्रेणियां, कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है? ये लगभग 12 बुनियादी अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिन्हें हमारा दिमाग अनुभव से मिली कच्ची जानकारी को व्यवस्थित करने, उसे समझने लायक बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये हमारे सोचने के मूल उपकरण हैं, कह सकते हैं। कोई उदाहरण है इन श्रेणियों का? हाँ, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है कारणता, कॉज़ैलिटी, कारण और प्रभाव को समझना। एक और है पदार्थ, सब्सटेंस, ये समझना कि चीजें बदलती हैं फिर भी उनमें कुछ स्थायी रहता है। फिर मात्रा से जुड़ी श्रेणियां हैं, एक, अनेक, सब। गुणवत्ता से जुड़ी हैं, वास्तविक, नहीं, सीमित। कांट ने ऐसी 12 श्रेणियों की लिस्ट दी थी। और इनका काम क्या है? इनका काम है अनुभव के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक सुसंगत, समझ में आने वाली तस्वीर बनाना। कांट ने कहा कि इन श्रेणियों के बिना हमारा अनुभव बस एक शोरगुल होता जिसे हम समझ नहीं पाते। उनका एक और मशहूर कथन है, समझ ही प्रकृति का निर्माण करती है। अंडरस्टैंडिंग मेक्स नेचर। मतलब हम जिस व्यवस्थित, नियम आधारित प्रकृति को जानते हैं, वो काफी हद तक हमारे दिमाग की इन श्रेणियों की देन है। हाँ बिल्कुल, हम प्रकृति पर ये नियम और व्यवस्था थोपते हैं ताकि हम उसे समझ सकें। पर अगर हमारा दिमाग ही अनुभव को इतना आकार दे रहा है स्थान, समय, श्रेणियों के जरिए, तो क्या हम कभी ये जान सकते हैं कि दुनिया असल में कैसी है? मतलब हमारे दिमाग के इन चश्मों के बिना? यही सवाल कांट के दर्शन के सबसे गहरे और शायद सबसे चौंकाने वाले निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। यहीं पर वो दो दुनियाओं में फर्क करते हैं। कौन सी दो दुनियाएं? एक है फिनोमेना। ये वो दुनिया है जैसी हमें अनुभव होती है, हमारे दिमाग की संरचनाओं, स्थान, समय श्रेणियों द्वारा ढाली गई। ये वो दुनिया है जिसे विज्ञान जान सकता है, जिसके बारे में हम निश्चित ज्ञान पा सकते हैं। ठीक है, ये हुई अनुभव की दुनिया। और दूसरी है न्यूमेना। ये है दुनिया जैसी वो अपने आप में है, थिंक इन इटसेल्फ या दिंग अनसीख, हमारी अनुभूति की, हमारे ज्ञान की पहुंच से बिल्कुल परे। क्या मतलब? हम असली दुनिया को कभी जान ही नहीं सकते? कांट के अनुसार हाँ, हम चीजों को वैसे नहीं जान सकते जैसी वे हैं, सिर्फ वैसे जान सकते हैं जैसी वे हमें दिखाई देती हैं, हमारे मन के फिल्टर से गुजरकर। बाप रे, ये तो ज्ञान की एक पक्की सीमा खींच दी उन्होंने। बिल्कुल, ये मानव ज्ञान की एक निश्चित सीमा है। हम सिर्फ फेनोमिनल दुनिया के बारे में ही बात कर सकते हैं, उसी का विज्ञान संभव है। ईश्वर, आत्मा, पूर्ण स्वतंत्रता, ये सब विचार कांट के अनुसार न्यूमेनल दायरे के हैं। अच्छा, तो इनके बारे में हम कुछ नहीं जान सकते? हाँ, इनके बारे में सोच सकते हैं। कांट ने कहा कि शायद इन पर विश्वास करना नैतिक जीवन जीने के लिए जरूरी भी हो, लेकिन हम इन्हें वैज्ञानिक तरीके से जान नहीं सकते क्योंकि ये अनुभव की दुनिया से परे हैं। इसने तो ज्ञान की पूरी परिभाषा पर ही सवाल उठा दिया होगा उस समय। और तत्वमीमांसा का क्या हुआ?
जो वास्तविकता के अंतिम सत्य को जानने का दावा करती थी। हाँ, कांट ने तत्व मीमांसा की भी जबरदस्त आलोचना की, खासकर ईश्वर के अस्तित्व के लिए दिए जाने वाले पारंपरिक तर्कों की, जैसे सत्तामूलक तर्क, ब्रह्मांड संबंधी तर्क और वो डिजाइन वाला तर्क। उन्होंने क्या कहा इन तर्कों के बारे में? उनका मुख्य बिंदु यही था कि ये सभी तर्क हमारी कारणता जैसी श्रेणियों को, जो सिर्फ अनुभव की दुनिया फेनोमेना में लागू होती हैं, उन्हें अनुभव से परे न्यूमेनल दायरे में लागू करने की कोशिश करते हैं, जहां वो लागू ही नहीं होती। जैसे वो सत्तामूलक तर्क के बारे में क्या कहा? सत्तामूलक तर्क कहता है कि ईश्वर की अवधारणा में ही उसका अस्तित्व शामिल है। कांट ने कहा, भाई अस्तित्व कोई गुण है ही नहीं जिसे आप किसी अवधारणा में जोड़ या घटा सकें। 100 असली थैलर उस समय की मुद्रा और 100 सोचे हुए थैलर की अवधारणा तो एक जैसी हैं। फर्क उनके होने या ना होने में है, जो अनुभव से पता चलता है, अवधारणा से नहीं। तो क्या कांट नास्तिक थे, ईश्वर को नहीं मानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तर्क यानी हमारा ज्ञान वाला तर्क ईश्वर के अस्तित्व को ना तो सिद्ध कर सकता है ना ही असिद्ध, वो हमारी पहुंच से बाहर है। तो फिर? लेकिन व्यवहारिक तर्क यानी वो तर्क जो हमारे कर्मों और नैतिकता से जुड़ा है, उसके लिए हमें ईश्वर, आत्मा की अमरता और स्वतंत्र इच्छा में विश्वास करने की जरूरत पड़ती है। इन्हें उन्होंने नैतिक अभिधारणाएं या मॉरल पोस्टुलेट्स कहा। मतलब नैतिकता के लिए मानना जरूरी है? हाँ, उनका मानना था कि अगर हम ये न माने कि हम अपने कर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, या ये न माने कि अंत में न्याय होगा और अच्छाई का फल मिलेगा, जिसके लिए ईश्वर और अमरता जरूरी हैं, तो नैतिक जीवन का कोई आधार ही नहीं बचेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। उनका वो कथन है ना कि मैंने ज्ञान के दावे को सीमित किया है ताकि आस्था के लिए जगह बन सके। अच्छा, चलिए, नैतिकता की बात आई है तो कांट के नैतिक दर्शन के केंद्र पर आते हैं। ये निरपवाद आज्ञा या कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ये क्या चीज है? ये कांट के नैतिक सिद्धांत का कह सकते हैं दिल है। कैटेगोरिकल मतलब निरपवाद, बिना शर्त। इम्पेरेटिव मतलब आज्ञा या आदेश। तो ये एक ऐसा नैतिक नियम है जो हर किसी पर, हर परिस्थिति में बिना किसी अपवाद के लागू होता है। और ये किस पर आधारित है? भावनाओं पर, नतीजों पर? भावनाओं या कर्मों के नतीजों, कॉन्सिक्वेंसेस पर आधारित नहीं है, बल्कि शुद्ध तर्क पर आधारित है। इसका सबसे मशहूर फॉर्मूला है, केवल उसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम ये चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कोई उदाहरण? मान लीजिए झूठ बोलने का सवाल है। ठीक है, मान लीजिए आप किसी मुश्किल में हैं और सोचते हैं कि चलो झूठ बोलकर बच जाता हूं। तो आपका सिद्धांत हुआ, जब मैं मुश्किल में हूं तो मैं झूठ बोल सकता हूं। कांट कहेंगे, अब इस सिद्धांत को सार्वभौमिक बनाने की कोशिश करो। क्या आप ये चाह सकते हैं कि हर कोई हमेशा जब भी मुश्किल में हो तो झूठ बोले? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सब झूठ बोलेंगे तो फिर कोई किसी पर यकीन ही नहीं करेगा। बिल्कुल, तब तो झूठ बोलना ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं। ये स्थिति तार्किक रूप से आत्मविरोधी, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप चाह ही नहीं सकते कि ये एक सार्वभौमिक नियम बने। इसलिए झूठ बोलना तार्किक रूप से गलत है, हमेशा गलत है, चाहे उसके परिणाम कितने भी अच्छे क्यों ना लग रहे हों। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कठोर नहीं है? क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जहां शायद झूठ बोलना ज्यादा नैतिक लगे? जैसे किसी की जान बचाने के लिए बहुत लोग ये आलोचना करते हैं कि कांट का सिद्धांत असल जिंदगी की जो उलझनें हैं उनको नजरअंदाज करता है। हाँ, और ये कांट की नैतिकता की सबसे आम और शायद सबसे मजबूत आलोचना है। उनका सिद्धांत निश्चित रूप से बहुत कठोर है और अपवादों की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। वो नियत, इंटेंशन और कर्तव्य, ड्यूटी पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, नतीजों पर बिल्कुल नहीं। उनका क्या तर्क था इसके पीछे? उनका मानना था कि नैतिकता को अगर भावनाओं या परिस्थितियों या नतीजों पर आधारित किया गया तो वो व्यक्ति पर बदल जाएगी, सापेक्ष हो जाएगी, सार्वभौमिक यूनिवर्सल नहीं रहेगी। पर हाँ, व्यावहारिक दुविधाओं में ये सिद्धांत कैसे काम करता है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर दार्शनिक आज भी बहस करते हैं। अच्छा, तो कांट ने ज्ञान की सीमाएं दिखाई, नैतिकता को तर्क पर आधारित किया। क्या उन्होंने तर्क की अपनी सीमाओं पर भी कुछ कहा? मतलब क्या तर्क भी कहीं जाकर अटक जाता है? हाँ, बिल्कुल कहा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में उन्होंने विरोधाभासों की बात की। विरोधाभास, एंटोनोमी। हाँ,
ये ऐसी स्थितियां हैं जहां हमारा तर्क जो वो अपनी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करता है, मतलब अनुभव की दुनिया से परे जाकर पूरे ब्रह्मांड या वास्तविकता के बारे में अंतिम सत्य जानने की कोशिश करता है, तो वो दो ऐसे निष्कर्षों पर पहुंच जाता है जो एक दूसरे के एकदम उलट हैं, लेकिन दोनों ही समान रूप से तार्किक लगते हैं। हैं? कैसे? कोई उदाहरण? जैसे एक बहुत प्रसिद्ध विरोधाभास है स्वतंत्र इच्छा बनाम नियतिवाद, फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म का। हाँ, ये तो सुना है। एक तरफ हमारा विज्ञान और अनुभव बताता है कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, सब कुछ पहले से तय नियमों से बंधा है, नियतिवाद। दूसरी तरफ हमारी नैतिकता, हमारी जिम्मेदारी का पूरा विचार इसी बात पर टिका है कि हम अपने कर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र इच्छा। तर्क दोनों पक्षों के लिए मजबूत दलीलें दे सकता है। और एक और उदाहरण, क्या दुनिया की शुरुआत समय में हुई थी और क्या ये स्थान में सीमित है या फिर यह हमेशा से है और अनंत है? कांट दिखाते हैं कि तर्क दोनों ही स्थितियों के पक्ष में बराबर मजबूत तर्क दे सकता है। तो फिर इन विरोधाभासों का हल क्या है, अगर तर्क ही दो उल्टी बातें कह रहा है? कांट का हल उनके उसी फेनोमेना और नुमेना वाले भेद में छुपा है, उनका जो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है। अच्छा, कैसे? उन्होंने कहा कि ये विरोधाभास इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम गलती से अनुभव के दुनिया फिनोमेना के नियम और अवधारणाएं उस दुनिया पर लागू करने लगते हैं जो अनुभव से परे हैं, नुमेना। जैसे स्वतंत्र इच्छा वाले मामले में हो सकता है कि फिनोमिनल दुनिया में जो हम अनुभव करते हैं, जिसे विज्ञान पढ़ता है, सब कुछ नियत हो, कारण कार्य से बंधा हो, लेकिन नुमिनल स्तर पर एक नैतिक कर्ता के रूप में अपने आप में हम स्वतंत्र हों। ये विरोधाभास हमें असल में याद दिलाते हैं कि हमारे शुद्ध तर्क की अपनी सीमाएं हैं और वह परम सत्य के बारे में अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। समझ गया। तो कुल मिला के अगर हम देखें, कांट की विरासत क्या है, उनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है आज? देखिए, उनकी सबसे बड़ी विरासत तो वही कोपरनिकन क्रांति है। ये समझ कि हमारा मन वास्तविकता को सिर्फ पैसिव तरीके से ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसे सक्रिय रूप से आकार भी देता है। हाँ। उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद के पुराने झगड़े को सुलझाकर एक नया, ज्यादा संतुलित रास्ता दिखाया। उन्होंने ज्ञान की सीमाओं को स्पष्ट किया, हम क्या जान सकते हैं और क्या नहीं। और नैतिकता को तर्क की बुनियाद दी। बिल्कुल, नैतिकता को तर्क और कर्तव्य की ठोस जमीन दी, भावनाओं और नतीजों के बदलते आधार से हटाकर। और हाँ, स्थान, समय, कारणता जैसी बुनियादी अवधारणाओं के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। ये बड़ा दिलचस्प है कि उनके कुछ विचार, जैसे ये मन का वास्तविकता को आकार देना या अनुभव की सीमा है, ये दूसरी दार्शनिक परंपराओं में भी कहीं ना कहीं सुनाई देते हैं। आपने भारतीय दर्शन का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, जैसे भारतीय दर्शन में अद्वैत वेदांत का माया का सिद्धांत है। वो भी यही कहता है ना कि हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वो परम सत्य ब्रह्म का असली रूप नहीं है, बल्कि एक तरह का भ्रम या हमारे मन द्वारा निर्मित यथार्थ है। ये कांट के फिनोमेना और नुमेना के भेद से काफी मिलता जुलता लगता है। हालांकि दोनों के दार्शनिक सिस्टम बहुत अलग हैं, उनके उद्देश्य अलग हैं, है ना? इसी तरह बौद्ध दर्शन में खासकर नागार्जुन का जो शून्यता का सिद्धांत है, वो भी हमारी वैचारिक श्रेणियों, कैटेगरीज की सीमाओं पर और वास्तविकता के अंतिम स्वरूप की अनिर्वचनीयता, इनएफेबिलिटी पर जोर देता है। और आधुनिक विज्ञान, आजकल के विज्ञान में भी क्या कांट के विचारों की कोई प्रासंगिकता दिखती है? हाँ, दिखती है। जैसे तंत्रिका विज्ञान, न्यूरोसाइंस आज हमें दिखा रहा है कि हमारा मस्तिष्क वाकई कैसे सक्रिय रूप से आने वाली संवेदी सूचनाओं को प्रोसेस करता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है, पैटर्न बनाता है। ये कांट के इस विचार का एक तरह से समर्थन करता है कि मन अनुभव को संरचित करता है। अच्छा। दूसरी तरफ क्वांटम भौतिकी के कुछ पहलू हैं, जैसे वो इफेक्ट, परिवेक्षक प्रभाव, जहां देखने का कार्य ही परिणाम को प्रभावित कर देता है। वो शायद फेनोमेना और नुमेना के बीच की उस साफ लाइन पर सवाल उठाते हैं जिसकी बात कांट करते हैं। कि शायद वास्तविकता और हमारी समझ का रिश्ता उससे भी ज्यादा पेचीदा है। हाँ, शायद ये दिखाता है कि कांट के सवाल आज भी जिंदा हैं। तो अगर हमें कांट के दर्शन के सार को, उसके निचोड़ को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे ख्याल से पहला, ज्ञान की वो कोपरनिकन क्रांति, वस्तुएं नहीं, हमारा मन ज्ञान के केंद्र में है। दूसरा, बुद्धिवाद और अनुभववाद का संश्लेषण,
ज्ञान अनुभव से शुरू होता है पर उसे मन की संरचनाएं आकार देती है। ठीक है। तीसरा, ज्ञान की सीमाओं का निर्धारण। हम चीजों को वैसे नहीं जान सकते जैसी वे अपने आप में है, नूमेना, केवल वैसे जान सकते हैं जैसे वे हमें दिखती है, फेनोमेना। और चौथा, नैतिकता का आधार तर्क और सार्वभौमिक कर्तव्य है, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, न कि भावनाएं या परिणाम। ये 4 मुख्य बातें कही जा सकती हैं। और आज के समय में, मतलब 21वीं शताब्दी में, कांट को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्या प्रासंगिकता है उनकी? देखिए, कांट आज भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि वो हमें सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल सवाल पूछना सिखाते हैं। हम जो जानते हैं उसे कैसे जानते हैं? क्या हमारे ज्ञान की कोई सीमाएं हैं? सही और गलत का फैसला कैसे करें? आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ से जानकारी, सूचना, दावे हम पर बरस रहे हैं, जिसे इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं, वहां ये सवाल पूछने की क्षमता, यानी आलोचनात्मक ढंग से सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। कांट का दर्शन हमें यही औजार देता है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को एक अंतिम, थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ रोकते हैं। जरूर। कांट ने कहा कि स्थान, समय, कारणता जैसे जो ढांचे हैं वो हमारे मानव मन द्वारा वास्तविकता पर थोपे जाते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि चेतना या बुद्धिमत्ता के कुछ और रूप हों? मान लीजिए कोई एलियन सभ्यता या भविष्य का कोई बहुत उन्नत एआई जो दुनिया का अनुभव बिल्कुल अलग मानसिक ढांचों के जरिए करते हों। सोचिए, लेकिन ऐसी दुनिया कैसी होगी जिसे हमारे कारण और प्रभाव वाले चश्मे के बिना अनुभव किया जाए? क्या वो दुनिया हमें समझ भी आएगी या वो कुछ ऐसा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सवाल हमें वाकई कांट के विचारों की सीमाओं और उनकी संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें एक तरह की विनम्रता भी सिखाता है ना, कि हमारी जो यथार्थ की समझ है वो शायद सिर्फ एक मानवीय दृष्टिकोण है और ब्रह्मांड में वास्तविकता को अनुभव करने के और भी न जाने कितने अनगिनत तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल, एक गहरा विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए।